नीट और जेईई के फिजिक्स में ना क्या क्या पोर्शन आता है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो फिजिक्स में कितने सेक्शन है? पहला सेक्शन है जिसका नाम है मैकेनिक्स। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। दूसरा सेक्शन आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें भी कई सारे चैप्टर आते हैं। आई विल टेल यू द नेम ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो। उसके बाद एक सेक्शन आता है इसमें जिसका नाम है हीट वेव एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट वेव एंड थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद एक सेक्शन आता है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th में भी सुना होगा। इसमें दो सेक्शन होते हैं ऑप्टिक्स में, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा होता है? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े, कुछ लोगों ने पूरा ही पढ़ लिया है, जिसमें हम बात करते हैं लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, है ना, सुना होगा 1/v + 1/u = 1/f, दैट इज ए मिरर फार्मूला। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड ऑल दैट। वेव ऑप्टिक्स आपने शायद नहीं सुना है। वेव ऑप्टिक्स में जब दो वेव इंटरफेयर कर दिए, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। खैर जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। आई थिंक ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बस नाम सुना होगा, ठीक है। अब बाकी काफ़ी सारी डिटेल इसमें आती है। तो ये टोटल कितने सेक्शन हो गए गिन लो? 5 सेक्शन है पूरे फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स नीट हो या जेईई हो, मेंस हो, एडवांस हो, सब इसी में खत्म हो जाती है। मैकेनिक्स यहाँ पे पहला सेक्शन है। मैकेनिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसका नाम है काइनेमैटिक्स। क्या नाम है भाई? काइनेमैटिक्स। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है WPE, वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद में चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या नाम है? सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद जो चैप्टर आता है, जो सबसे हैवी चैप्टर है पूरे फिजिक्स का, मैं मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स का सबसे हैवी चैप्टर है, क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें पूरे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग जाएंगे, मतलब पूरी मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट। उसके बाद में आता है यहाँ पे चैप्टर का नाम है जिसका नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ये तुमने 9th-10th में भी सुना होगा ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पार्ट है, दैट इज समथिंग डिफरेंट पार्ट, बट उसको भी हम लोग मैकेनिक्स ही बोलते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब इसमें फंडे तो काफ़ी डिफरेंट होंगे बट मिलते जुलते होते हैं इससे, दैट्स व्हाई वी कीप इट इन मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो दीज आर द चैप्टर्स विच यू हैव टू कवर इन मैकेनिक्स। और ये पूरा जो सेक्शन है ना मैकेनिक्स का, आप समझ लो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेक्शन क्लास 11th को ही बिलोंग करता है, NCERT की अगर हम बात करें। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक वाले चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, काफ़ी सारे लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद हीट में आपने सुना होगा लेटेंट हीट, वेपराइजेशन, है ना, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, है ना, वो सब सुना होगा, हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे सब आ जाएगा। ऑप्टिक्स मैंने भी बताया। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ डिफरेंट ही चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, न्यूक्लियाई आ गया, और सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर। सुना है कभी सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर? आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो भी नए नए आ रहे हैं, मोबाइल देख लो या कोई भी है ना, चिप वगैरह जो आ रही है, उसमें सब में सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर का ही यूज़ होता है। देखा होगा तुमने सेमीकंडक्टर ना, वो 2 टांग वाला होता है, 2, एक 3 टांग वाला देखा होगा सर्किट में, ऐसा देखा कभी? कोई बात नहीं, मत देखोगे ना, जब चलेगा जब देखना। तो ये सब हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे फिजिक्स का, यानी अगर आपको फिजिक्स ढंग से सीखनी है तो ये आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नहीं आता तो आपकी फिजिक्स एकदम अधूरी, क्या बोलूँ, मतलब ख़त्म ही है, मतलब आपको फिर कुछ भी नहीं आता मैकेनिक्स अगर नहीं आता। सो आज हम लोग वही पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? काइनेमैटिक्स। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरे फिजिक्स को सीखने के लिए थोड़ा सा मैथ्स भी लगता है। तो जो मैथ्स लगता है उसको हमने एक चैप्टर में डाल दिया, इसका नाम है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। बट वो जो चैप्टर है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स मैं कराऊंगा, बट अभी नहीं कराऊंगा, इट टेक्स टाइम।
उसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होंगी बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स में जो आपको कराई जाएंगी, बट उतना करना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर फिजिक्स भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बट पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। समझ गए ना, सीक्वेंस समझ में आ रही है तुमको? यानी जितने क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनको साल भर में कुछ पढ़ना ही नहीं है, खाली यही पढ़ना है बस, दैट्स इट। ये उन्होंने पढ़ लिया, बड़ी बात है। क्या बोला मैंने? ये पढ़ लिया तो बड़ी बात है ना, इतना भी कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बेस है। देखो स्टार्टिंग जब क्या होता है ना कि जब आपका बेस ही नहीं है तो आपको ना टाइम लगता है बेस बनाने में। एक बार बेस बन गया, रोड बन गया ना, रोड बन गया बहुत बढ़िया, तो गाड़ी को दौड़ाना आसान है। और रोड ही नहीं बना, खड्डे ही पड़े, तो पहले रोड तो बनना चाहिए ना। तो आप समझ लो कि ये रोड है ना, ये बन गया तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ सकती है, फटाफट चैप्टर ख़त्म होते चले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पहला चैप्टर जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। क्या मतलब है भाई? चैप्टर का नाम का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। यानी किसको स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग? मोशन को। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं उसका आपको टॉपिक बता देता हूँ ना। पूरे चैप्टर को हम किस सीक्वेंस में फिनिश करेंगे, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम जब दिया जाएगा तब लिखना है, पहले समझ लो। तो पहला जो सेक्शन आता है, मैंने पहले जो टॉपिक आएगा काइनेमेटिक्स में, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम लोग कवर कर लेंगे इसमें डिस्टेंस। क्या कवर कर लेंगे? डिस्टेंस। उसके बाद हम जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नोन एज वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ साथ हम कवर करेंगे किस चीज़ को? स्पीड को। उसके बाद जो तीसरा क्या पांचवा हो गया जो पैरामीटर है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज फ्री फॉल। क्या स्टडी करेंगे? फ्री फॉल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक टॉपिक दैट इज ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे भाई? ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। कौन सी मोशन? रिलेटिव मोशन, है ना। रिलेटिव मोशन मतलब जैसे ट्रेन चल रही है ना, दो ट्रेन चल रही हैं, आजू बाजू में चल रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपका मतलब अगर ट्रेन आजू बाजू में चले, दोनों ट्रेन चल रहे हैं सेम स्पीड से, एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है, दूसरी ट्रेन में दूसरा आदमी, तो जब आप दूसरे आदमी को देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है? वो तो रेस्ट पर है। और जो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किसमें? रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन में कई टाइप की प्रॉब्लम होती है। रेन मेन, रिवर स्विमर, एक आदमी एक नदी में तैर रहा है, एक आदमी ना, ये नदी है, नदी समझते हो? रिवर, रिवर में पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, एक आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचना है और वो ऐसे तैर रहा है, पहुँच पाएगा? तो कहाँ पहुँचेगा? क्या अंदाज़ा क्या लग रहा है आपको? ऐसे पीछे चला जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? और भाई आगे पहुँचेगा। तो अगर यहाँ पहुँचना है तो कैसे तैरना पड़ेगा? ऐसा, हाँ, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके, ताकि बहाव उसको यहाँ पे लेके आ जाए। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कहाँ पे? रिलेटिव मोशन में। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काइनेमेटिक्स का एंड हो जाता है यहाँ। एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक है मोशन इन वन डायमेंशन और एक है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन वन डायमेंशन हो या मोशन इन ए प्लेन हो, उन सबको मैंने क्लब करके क्या नाम रखा? काइनेमेटिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स से सबको एक साथ पढ़ डालेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आगे ये फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये बेस है एक्चुअल में, है ना। काइनेमेटिक्स आपका बनेगा तो फिर एनएलएम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी जैसे जैसे चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे आपका फिजिक्स ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अंत में आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स में दो ही चीज़ें हैं। अंत में आके आपको क्या लगेगा? फिजिक्स में पढ़ने की कितनी चीज़ें? दो। हालांकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, बट जब आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा, पूरा फिजिक्स का मतलब है आपका सिलेबस। पूरा फिजिक्स तो आज तक किसी को नहीं समझा, ठीक है। फीनमैन मर गया, उसको नहीं समझा, आइंस्टाइन को नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, ठीक है। तो जितना हमारा सिलेबस है जब वो आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हमने दो ही चीज़ें पढ़ी है फिजिक्स में। कितनी चीज़ें? दो। वो क्या है वो आपको आगे पता लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हाँ, कभी कभी मैं इसको ऐसे भी पढ़ा देता हूँ, मतलब ये पहले ये बाद में, वो कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
हम इसी को ट्राई करेंगे इस बार। पहले ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, ग्राफिंग, काइनेमेटिक्स एंड ऑल दैट। थोड़ा सा और बताऊं कि ये पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें लगेंगी, ठीक है। जैसे कि मैथ्स का पार्ट लगेगा, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। एक लगेगा वेक्टर का सेक्शन, वेक्टर आता है ना, फिजिक्स का पार्ट है वेक्टर, बट उसको मैं आपको चैप्टर बना के अलग से पढ़ाऊँगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जब बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स की बारी आएगी, जब लगने वाला होगा, तो उसको होल्ड कर देंगे कॉन्सेप्ट को। देन वी विल, जब हम बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स सीख लेंगे, उसके बाद कम बैक टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या किया, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स और वेक्टर के सेपरेट चैप्टर बना दिए। तो उनके ऊपर आपको सेपरेट शीट मिलेंगी, सेपरेट लेक्चर होंगे, उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक है इसमें डिस्प्लेसमेंट, बट एज यू नो स्टडी ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन क्या है ना। क्या जानने की कोशिश करते हैं भाई? मोशन। स्टडी कर रहे हैं ना मोशन को, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। तो मोशन क्या है, देखते हैं मोशन क्या है। मान लो एक आदमी ना यहाँ पर है, ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। तो आप मेरे को बताओ मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट पर हूँ? रेस्ट पर हूँ। बट अगर मैं कुछ ऐसा करने लगूँ तो क्या मैं रेस्ट पर हूँ? तो क्या बोलोगे सर आप चल रहे हो, है ना। तो चलने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया कि मान लो ये मेरी पोजीशन थी से ए, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आ गया लेट्स से बी, फिर आ गया सी, फिर आ गया डी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली अपनी पोजीशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज कर रहा हूँ। यानी द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं। तो चेंज इन पोजीशन विद, अच्छा टाइम को आप रोक लोगे। जब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो आपने टाइम रोक दिया था, ऐसा था कुछ, टाइम भी चल रहा है। तो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन। तो बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? WR2 का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे भाई इसको? मोशन। बहुत आसान डेफिनेशन है भाई। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में चेंज होगा तो हम लोग मोशन बोलेंगे, और पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो मतलब क्या है? बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है, लिखना बंद करो बेटा, लिखना बंद करो, मैं टाइम दूंगा लिखने का आपको, ठीक है, वेट फॉर दैट। टाइप्स ऑफ मोशन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और दूसरी है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू व्हाट? स्टेट। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है 1D मोशन, एक होता है 2D मोशन, एक होता है 3D मोशन। ये 1D 2D 3D का कॉन्सेप्ट समझते होंगे आप लोग। 3D 3 डायमेंशनल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 1D मतलब 1 डायमेंशनल, मतलब यू नो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। या मान लो एक आदमी ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको बोलेंगे 1D मोशन। एक आदमी प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। प्लेन कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है प्लेन बनाने के लिए? एक की, दो की ना। तुमने कौन कौन से सीखी? एक्स एक्सिस और क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई प्लेन। समझ रहे हो? तो अगर प्लेन में मोशन हो रही है तो 2D मोशन, अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रही है तो 1D मोशन। एक मॉस्किटो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में उड़ के गया तो उसकी मोशन क्या स्ट्रेट लाइन है? सीधा जाएगा हमेशा। वो कैसे जाएगा? तो रैंडमली इधर उधर दो चार को काटेगा फिर उसके बाद जाएगा। तो उसकी जो मोशन है वो 1D है, तो 2D है, तो क्या है? 3D है ना। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है 1D मोशन का। एकदम आसान सा एग्जाम्पल क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए, बोलो, स्ट्रेट लाइन। यानी अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रही बात? उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2D मोशन। 2D का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, तो फुटबॉल को जब आप किक लगाए हो तो फुटबॉल क्या करी? किक लगाई, ऐसे चली गई तो क्या करती है? ऊपर जाके नीचे, ऐसा पाथ होता है उसका, है ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे ये फुटबॉल रखी है तो फुटबॉल तो नहीं मार कर है ना, इसी को किक लगा दी तो ये मार कर ऐसे जाके गिरा मान लो,
तो क्या स्ट्रेट लाइन है? कर्व है ना ये तो एक्चुअल में जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व, ये देखो एक प्लेन में बन रहा है। प्लेन बना के दिखाता हूँ मैं हवा में। ये मान लो आपने ऐसे फुटबॉल को किक लगा, ऐसे जाके गिर गई, तो ये प्लेन यहाँ बन रहा है, देखो ऐसा, देख पा रहे हो तुम? प्लेन दिख रहा है तुम्हें? प्लेन, ये प्लेन है। मान लो किसी ने फुटबॉल को किक लगा के वो इधर चली गई, तो प्लेन दिख रहा है मेरे को, तुम्हें दिख रहा है प्लेन? कहाँ है भाई? ऐसा, देखो ऐसा, समझ रहे हो? तो यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर ऐसे गिरी तो प्लेन ये हो गया। मान लो फुटबॉल को किक लगाई और फुटबॉल ना ऐसे गिर गई, तो भाई प्लेन ये बन गया। समझ रहे हो? तो जो फुटबॉल वाली मोशन है वो क्या 1D मोशन है? वो तो मोशन इन प्लेन है। और प्लेन कितने डी में बनता है? 2D में। एग्जाम्पल XY प्लेन। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि 2D मोशन का मतलब है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो लिख दो इस बात को यहाँ पे। तो 2D मोशन का जो एग्जाम्पल हमने पाया वो क्या पाया भाई? 2D मोशन के लिए यहाँ लिख देता हूँ। 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या है? मोशन इन ए, बोलो, इन ए प्लेन। उसके बाद आती है 3D मोशन। जैसे मैंने आपको बताया मॉस्किटो वाली मोशन, कि भाई मॉस्किटो मान लो यहाँ पर था और उसको यहाँ जाना है, तो ज़रूरी है ऐसे जाएगा? वो तो ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करके भी जा सकता है। तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन इन ए स्पेस। क्या बोलेंगे? मोशन इन ए स्पेस। और भी इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2D मोशन के। जैसे आपने सुना है स्पाइरल मोशन? स्पाइरल, स्पाइरल समझते हो? स्प्रिंग तो देगा, स्प्रिंग। हेलिकल समझते हो? हेलिकल क्या समझते हो? क्या है स्पाइरल? बताओ क्या है? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना स्पाइरल के बारे में। एक सवाल पूछता हूँ। एक चोर है, चोर कौन है? चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस, ठीक है। तो क्या हुआ? एक चोर चोरी करके भाग गया और पुलिस उसके पीछे। अब पुलिस वाला जो था वो भी मतलब खतरनाक था एकदम, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी हो जाए, ठीक है। चोर गया एकदम खुले मैदान में। कहाँ गया? खुले मैदान में, ठीक है। और चोर कैसे भाग रहा था वो तो मेरे को नहीं पता, बाइक थी या कुछ तो था, बट पुलिस वाले के पास अपनी वो थी है ना, कौन सी गाड़ी होती है ना, जीप। तो चोर गया मैदान में, ठीक है। पुलिस वाला आया, उसने देखा भाई किधर गया, दिखाई तो दे नहीं रहा है, एकदम खुला मैदान, चारों तरफ इधर कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग विल्डिंग सब चारों डायरेक्शन में, क्या ना एकदम ओपन ग्राउंड है और दिख रहा ही नहीं, वो चोर दिख नहीं रहा है। और पुलिस वाला एंट्री किया मैदान में, उसको ये तो पता है कि इधर ही भागा है, बट किस डायरेक्शन में गया पता ही नहीं है। तो अब माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि वो पुलिसमैन क्या करेगा? उसको दिख तो रहा नहीं किधर गया, ये तो कंफर्म है कि इस मैदान में गया है और उसको पकड़ना है चोर को, बट दूर दूर तक देखता है, दिखता ही नहीं कि इधर भागा या इधर भागा। तो क्या करेगा वो पुलिसमैन? क्या करेगा? उसको चोर को पकड़ना है ना, तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा भाई? वापस चला जाएगा? बताना, खतरनाक पुलिस वाला है, छोड़ेगा नहीं। हैं? निशान भी नहीं दिख रहे, निशान भी नहीं, पक्का रोड था, ठीक है, निशान भी नहीं छोड़े उसने, चोर ने। क्या करेगा बताओ? मैं बताऊं? पहले ठंडा पानी पिएगा, ठीक है, आराम से। उसके बाद आराम से गाड़ी में बैठेगा, टेंशन फ्री होके। लोगों को लग रहा होगा पागल है क्या पुलिस वाला, बस चोर को पकड़ना है तो इतना टेंशन फ्री हो रहा है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेगा और घुमाएगा। कैसे घुमाएगा मैं बताता हूँ। मान लो वो चोर इधर भागा, वो पता ही नहीं उसको किधर भागा, ही डोंट नो, बट वो टेंशन फ्री है, उसको पता है पकड़ के रहूँगा, कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसको कि पकड़ लूँगा मैं। तो पहले ठंडा पानी पिएगा, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठंडा पानी मतलब पिएगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेगा और गोल गोल घुमाएगा ऐसा। पब्लिक देख रही है और पब्लिक बोल रही है पागल हो गया पुलिस वाला लगता है। कैसे घुमाएगा? गोल गोल, देखो ऐसा, मतलब सर्कुलर भी है बट धीरे धीरे रेडियस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। उसको ये नहीं पता चोर किधर है, बट किधर भी हो, चाहे चोर इधर भागे, चाहे चोर इधर भागा हो, इधर भागा हो, तो क्या ट्रैक नहीं कर पाएगा? अरे घोर को घूम रहा है, कभी तो मिलेगा ना चोर उसको। तो दिस इज द वे टू कैच द चोर। समझ में आ रही बात? तो इस मोशन को बोलते हैं स्पाइरल मोशन। क्या नाम है इसका? स्पाइरल। 3D है क्या ये? हवा में घूम रहा है पुलिस वाला गाड़ी लेके, तो कहाँ चला रहा है? जमीन पे चला रहा है, तो कौन सी मोशन है? हाँ स्पाइरल तो है, बट 1D के 2D
1D, 1D के 2D, तो स्पाइरल मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंट्रो में आ चुका है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने पूछ चुका है। तुम समझे कि पकड़ पाएगा ऐसे आराम से वो? भाई स्पाइरल मोशन है ना, वो किधर भी भागा वो चोर, वो तो चारों डायरेक्शन में जा रहा है ना पुलिस वाला, तो कभी तो टकराएगा, तो कभी ना कभी उसको पकड़ लेगा आराम से। समझ रहे हो? तो मैंने आपको टेक्निक बता दी चोर को पकड़ने की, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप भी ऐसा ही कुछ करना है। उसके बाद एक और मोशन आती है हेलिकल मोशन। हेलिकल का मतलब है, जैसे स्प्रिंग देखा है आपने? स्प्रिंग, मान लो कोई पार्टिकल ना ऐसे गोल गोल भी घूमे, ऐसे गोल गोल भी घूमे और आगे भी बढ़ता रहे, तो गोल गोल घूम रहा है तो मतलब सर्कुलर मोशन 2D, बट आगे भी बढ़ रहा है तो 1D और ऐड हो गया, तो कितने D बोलोगे? 3D। तो कहना इसे कि दिस मोशन, जिसमें इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन, क्या नाम है इसका? हेलिकल। तो जो हेलिकल मोशन है वो एग्जाम्पल है किसका? 1D, 2D के 3D? 3D। तो हेलिकल मोशन किसका एग्जाम्पल है? 3D मोशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? तो हमने देख लिया मोशन के बारे में, देखा, उधर ही बैठ जाओ। तो मोशन क्या है? द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन। मोशन कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन का मतलब है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, 2D मोशन का मतलब है मोशन इन ए प्लेन, 3D मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्पेस। 2D का एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, या तो आप ये फुटबॉल वाली मोशन ले लो या वो स्पाइरल ले लो। 3D का एग्जाम्पल मॉस्किटो वाली हो गई, या फिर क्या हो गई? हेलिकल मोशन हो गई। समझ रहे? और 1D तो बड़ा आसान है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक आदमी स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। ये बहुत फेमस आदमी क्लास का, बहुत बार आएगा है आगे चल के, ठीक है। इसका इंट्रो करा दिया मैंने। इज अ वेरी फेमस मैन इन IITians लर्न, ही विल टीच यू हाउ टू स्टडी फिजिक्स, है ना, पूरी काइनेमेटिक्स में काम आएगा याद में, ठीक है। ये कहाँ भाग रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो मोशन इन्हें कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टेट मोशन 2 टाइप की होगी। अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट मोशन होगी 2 टाइप की। पहली होगी जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी होगी, तुम बताओ गैस करके, नॉन यूनिफॉर्म। और भाई यूनिफॉर्म नहीं तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो अपन पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। मान लो एक आदमी था, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और जैसे मेरे को मान लो ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया? एक स्टेप ट्रैवल किया। मान लो मेरा एक स्टेप ना 1 मीटर का है। एक स्टेप मेरा कितने मीटर का है? मान लो 1 मीटर। वो है भी, वैसे मैं चल सकता हूँ आराम से 1 मीटर। और मैंने क्या किया कि पहले यहाँ खड़ा था मैं, एक स्टेप लिया और 1 सेकंड में ट्रैवल किया एक स्टेप को। कितने सेकंड में? फिर दूसरा स्टेप लिया तो 1 सेकंड में ट्रैवल किया वो भी। फिर तीसरा स्टेप को भी कितने सेकंड में लिया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सेकंड में मैंने 1 सेकंड लगाया, सॉरी, पहले स्टेप में मैंने 1 सेकंड लगाया, अगले स्टेप में भी 1 सेकंड लगाया, तीसरे स्टेप में भी 1 सेकंड लगाया। समझ रहे हो? तो आप शुरू से देखो। मान लो मैंने क्या किया, आई मूव 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो कितने मीटर चला? 3 मीटर। कितना सेकंड लगा? पहले मीटर में भी 1 सेकंड, अगले मीटर में भी 1 सेकंड और तीसरे मीटर में भी। समझ रहे हो? तो कहना ही सही कि आई कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोल सकता हूँ ऐसा कि भाई पहले वाला मीटर में भी 1 सेकंड लगा मेरा, दूसरा जो मीटर चला उसमें भी 1 सेकंड लगा और तीसरे मीटर में भी 1 सेकंड। सो कहना ही सही कि आई कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसी मोशन का नाम क्या रखा? यूनिफॉर्म मोशन। यानी यहाँ भी दिखा देता हूँ कि मान लो एक आदमी ट्रैवल कर रहा है और ये कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि इसने t=0 पे यहाँ था। ये देखो, जब भी मैं t=0 बोलूँ ना फिजिक्स में, तो फिजिक्स में t=0 का मतलब है टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो का मतलब क्या? जब दुनिया बनी थी। टाइम ज़ीरो का मतलब है जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे जब ये आदमी यहाँ था, आपने इसको देखना स्टार्ट किया, तो आपके लिए t=0 ये पॉइंट हो गया। मान लो जब ये यहाँ पहुँच गया, एक स्टूडेंट ने इसको यहाँ देखा, तो उस स्टूडेंट के लिए t=0 ये हो गया, अगला पॉइंट हो गया।
तो जब आपने इसको देखा वो यहाँ था, तो दैट्स द पॉइंट ऑफ t इक्वल्स टू 0। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 1 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ये आदमी यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हो। उसके फिर अगले सेकंड के बाद ये आदमी यहाँ पहुँच गया, उसके अगले सेकंड के बाद ये आदमी यहाँ पहुँच गया। तो कितने सेकंड लग चुके भाई? 3। और हर बार इसने ट्रैवल किया, पहले वाला जो ये सेक्शन है ये भी 1 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे वाला सेक्शन भी कितना मीटर ट्रैवल किया? 1 मीटर, और तीसरा सेक्शन भी 1 मीटर। तो कैन ही से दिस मैन कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्या तुम्हें समझ में आई बात? लिख दो डेफिनेशन, लिख दो इसकी में। सो द इक्वल डिस्टेंस covered by equal distance covered in equal interval of time is said to be कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? अच्छा, कोई पूछे नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताओ, तो मैं उसको बोलूंगा जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो बहुत आसान है, ए मोशन, क्या लिखूं भाई? ए मोशन, बोलो, which is not uniform is said to be क्या? नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। बहुत ही बेसिक बात मैंने आपको बताई है, जो क्लास 8 और 9 की ही बात है ना, उससे ज़्यादा की है भी नहीं इसमें कुछ। तो काइनेमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन कितनी टाइप की होती है भाई? 2 टाइप की होती है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू स्टेट। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कितनी टाइप की होगी? 3 टाइप की, 1D, 2D, 3D। 1D का एक एग्जाम्पल बता दो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। 2D का मोशन इन ए प्लेन, स्पाइरल भी है। और 3D का मोशन इन ए स्पेस या वो हेलिकल मोशन। समझ रहे हो? फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू स्टेट, मोशन कितनी टाइप की अकॉर्डिंग टू स्टेट? 2 टाइप की है। पहली क्या है भाई? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है when equal distance covered in equal interval of time, this type of motion is said to be uniform। और भाई जो यूनिफॉर्म नहीं है उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। A motion which is not uniform is said to be non uniform। आया समझ में? Now we are in a position to define। हमने एक सीक्वेंस लिखी है, देख रहे हो सीक्वेंस क्या है? क्या पढ़ेंगे पहले बताओ? वेलोसिटी पढ़ लें? क्या पढ़ें? डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक आदमी पॉइंट ए पर है, ठीक है, और उसको जाना कहाँ है? पॉइंट बी पर। तो जाने के दुनिया में कितने रास्ते? बताओ ना देख के। 2 हैं कि 4? 2 ही है बस। कितने तरीके से जा सकते हो यहाँ पे? ए से भी 2, इनफिनिटी में नहीं। मैं तुमसे बोलूँ भाई सबसे छोटा पाथ, वो पाथ चूज करो। आपको ए से भी जाना है एंड मैंने कंडीशन लगा दी कि वो पाथ से जाना है जो दुनिया का सबसे छोटा हो। तो तुम क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही जाओगे ना, या ऐसे जाके दिखाओगे? ये तो बड़ा हो गया ना बहुत। तो सबसे छोटा पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज व्हिच पॉइंट? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लिख देता हूं डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, कहां से बेटा? इनिशियल पॉइंट टू कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना आपको सिखाया जा रहा है, जितना आपको सिखाया जा रहा है बस उतना ही है ना, उसमें प्लस करना कभी ना। इसको बोलते हैं अपनी कहानी बना लेना, है ना। आपको मैंने बताया कुछ और आपने समझा कुछ और, आपने सोचा थोड़ा सा ये भी कर देते हैं ना। ऐसा हरगिज पूरे फिजिक्स, पूरे कैम एंड मैथ, थोड़ा कैम में ना एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं ना। फिजिक्स में मैंने अब तक एक ही एक्सेप्शन पाया, वो
आप आगे चल के पढ़ेंगे, वो पूरी मैकेनिक्स में तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको बताया जा रहा है ना बस उतना ही है, ना उसमें ऐड करना है ना सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस एप्सिलॉन नहीं करना है। एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू मानी जाती है मैथ्स में, तो इतना भी ऐड नहीं करना जैसे एप्सिलॉन होता है बहुत छोटा, तो जितना है बस उतना ही है। क्या बताइए डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फीलिंग आ रही शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ ये है भाई शॉर्टेस्ट पाथ, बस वही है जो तुम फील कर रहे हो ना यहाँ पे, बस वही उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास में ना एक्चुअल में डायरेक्शन भी होती है। क्या डायरेक्शन है इसके पास, तुम ए से बी गए हो कि बी से ए, तो भाई डायरेक्शन तो है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, इट हैज डायरेक्शन। मैं लिख देता हूँ इस बात को, क्या लिख दो, इट हैज डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन तो बता सकते अपन कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी के बी टू ए, फ्रॉम ए टू ए, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, ए टू बी, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल। समझ में आई बात। अच्छा अगर किसी चीज के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है तो उसको ना हम जनरली वेक्टर का नाम दे देते हैं, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। सुना कभी तुमने वेक्टर का नाम सुना है? हाँ भाई क्लास 10 से जो आए कभी सुना वेक्टर क्या होता है? नहीं सुना तो मना कर दो। हाँ भाई सुना है, तुमने सुना है वेक्टर क्या होता है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मत सुनो। इट हैज़ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये तो समझ रहा है। अच्छा डायरेक्शन इसके पास है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बराबर। अच्छा इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। अब मैं पहले आपको ये मैग्नीट्यूड का मतलब समझा दूँ, ये क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब है, देखो आप ये बोलो कि शॉर्टेस्ट पाथ पे हमने ट्रैवल किया एंड दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन तुम बता रहे हो क्या इसकी कुछ लेंथ होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी ना। सो द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है, लिख देता हूँ इसका मतलब लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, क्या है भाई, इट इज द लेंथ ऑफ विच पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसको, सेड टू बी मैग्नीट्यूड। अरे समझा। अच्छा एक सिंबल बना लेते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट का एक सिंबल बना लेते हैं। मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा डी से, और डी के ऊपर बनाऊंगा एक एरो। कभी कभी हम एरो बनाते हैं या डी के ऊपर ऐसा डैश लगा देते हैं, सब मतलब बार लगा देते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स तो ये कुछ भी नहीं है, खाली एक रिप्रेजेंटेशन है। किसी किताब में आपको हो सकता है ये मिले कि उसने एस के ऊपर एरो बना के बोला हो ये डिस्प्लेसमेंट, तो भाई ठीक है ना, मैं इसको मान लूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। को बोलता है मैं तो एक्स के ऊपर एरो लगा, तो ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। भाई किसी ने किसी का नाम कुछ रखा, किसी ने, अब तुम्हारे पेरेंट्स ने किसी का नाम कुछ रखा, किसी का कुछ रखा, तो है तो सब इंसान ही, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है भाई, इसका नाम ये रख दिया, इसका कभी कभी सेम नाम भी हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है तुमको। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब सिंबल में कुछ भी यूज कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट हैज डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी इसकी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए है, और फाइनल पॉइंट बी है। फिर मैंने बोला कि भाई देखो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो जो लेंथ होती है ना शॉर्टेस्ट पाथ की, उसी का नाम हमने रखा, क्या रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम रखा भाई, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात आ गई समझ में। अब हम क्या बोले ना, देखो डिस्प्लेसमेंट लिखना थोड़ा सा टफ जॉब लग रही है ना, बार बार क्यों लिखें, एक सिंबल बना ले। तो सिंबल क्या बना दिया मैंने, डी के ऊपर क्या लगा, एरो। मतलब जब भी कहीं में फिजिक्स में ऐसा लिखो तो तुम समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इतना मतलब इसका और कुछ नहीं। फिर अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बार बार देखो इतना बड़ा वर्ड, तो उसका भी सिंबल बना ले। तो बना इसका सिंबल, तो इसका जो सिंबल है, किसका सिंबल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो है डी के ऊपर जो एरो है ना,
इसको दो डंडों के बीच में बंद कर दो ऐसा, या सिंपली लिख दो डी। बहुत फर्क है दोनों में ना। मैंने आपको क्या बताया, जितना है उतना ही है ना, प्लस ना माइनस। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, डी के ऊपर एरो लगा दो, दैट्स इट। मैंने बोला एरो नहीं लगाई तो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या ये दो डंडों के ना, दो वर्टिकल देख रहे हैं अभी, ये इसको मोड बोलते हैं ना, मोड बोलते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं आपको मोड के बारे में पता होगा कि नहीं, दैट्स वाई। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। तो ये लिखा कहीं मिले तो क्या मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या मतलब, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ, समझ रहे हो। और ये कहीं लिखा मिले डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, दोनों में वापस में फर्क बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ अलग चीज है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ अलग चीज है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो अब हम कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में, और कुछ चीजें देखते हैं। ये था पहला पॉइंट कि इट हैज ए डायरेक्शन, ये दूसरा पॉइंट, और भाई और तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, मान लो एक आदमी पॉइंट ए पर है और एक उसको जाना कहाँ है, बी पर। आदमी क्या, तीन बच्चे हैं, ठीक है, तीन अपने स्कूल घर से निकले और कहाँ जाना है, मम्मी ने बोला उनको कहाँ जाना है, सुबह सुबह स्कूल में जाना है। तो जो तीन बच्चे ना, उन तीनों डिफरेंट टाइप के, ठीक है, और सबका स्कूल सेम ही है, और घर तो जब तीनों एक ही घर में। तो एक क्या करता है, मम्मी हमेशा बोलती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि सीधे जाना भाई, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं करना, मतलब घूम फिर के नहीं जाना। तो एक तो बहुत बहुत शरीफ है, ठीक है, वो तो बिल्कुल सीधा जाता है, सामने कुछ आ जाए ना टकरा जाएगा उससे, ठीक है, इतना सीधा जाता है, एकदम स्ट्रेट। इसका नाम ले लेते हैं अपन B1, बॉय वन, B1 मतलब बॉय वन, ठीक है। एक है थोड़ा सा नोट किया ना, थोड़ा सा वो थोड़ा चलते फिरते घूमते फिरते जाता है ना टहल के, B2। और एक बहुत ज़्यादा शरारती है, ठीक है, एम वैल्यू घूमेगा तो ऐसे बहुत घूम घाम के उसके बाद जब जाएगा, ठीक है, कॉल इट एज B3, ठीक है। तो B1 आप देख रहे हो, सबसे छोटा पाथ ट्रैवल करने वाला कौन है, और सबसे बड़ा, और उसके बाद B2। अब B1 से कोई पूछे भाई तेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, किस, हाँ तो क्या बोलेगा, यही भाई जिससे मैं आया वही मेरा शॉर्टेस्ट है। B2 से कोई पूछे तेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, पहले सुन लो, मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले, ऐसा मत करो, तेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, B2 से पूछा जा रहा है, तो क्या बोलेगा, वही था जिससे मैं आया। क्या बोलेगा वो भी वही बोलेगा कि भाई शॉर्टेस्ट तो पाथ यही था, बट मैं थोड़ा सा चूंकि नोटी हूं तो मैं ऐसे चल के आया हूं। B3 से पूछे तेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, उसका भी वही था। क्या तुम समझ पा रहे हो, यानी B1 का शॉर्टेस्ट, ये हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे, नींद आ जाएगी। B1 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, B2 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, और B3 का भी शॉर्टेस्ट पाथ। आई आस्क यू द क्वेश्चन नाउ कि B1, B2, B3 के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं या सेम है, बताओ, सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो भाई B1 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, B2 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, B3 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, जबकि इन तीनों के जो एक्चुअल पाथ हैं वो डिफरेंट है, जबकि शॉर्टेस्ट पाथ तीनों के सेम है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता लगता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला मैंने कि डिस्प्लेसमेंट हाँ भाई क्या था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात चल रही, तो क्या है भाई, तीनों के पाथ अलग अलग है बट तीनों के शॉर्टेस्ट पाथ सेम है। तो यहां से एक पॉइंट दिमाग में निकल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। समझ रहे हो, तो देखो तीनों के इनिशियल पॉइंट सेम है और तीनों के फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो दैट्स व्हाई द शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो तीनों का सेम है। तो कैन आई राइट हियर कि डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। पहला हो गया कि इसके पास डायरेक्शन है, दूसरा हो गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। तीसरा पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट, बोलो,
depends on what? On path. It depends only on किस पर? Initial and final point. क्या समझ रहे हो? इनिशियल और फाइनल पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों आप बोल सकते हो, डजंट मैटर। क्या तुम समझे मेरी बात, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे हरगिज डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बेटर टू राइट डाउन पोजीशन, है ना? कभी आप सोचो पॉइंट पता नहीं क्या बता रहे हो, तो भाई पोजीशन ही लिख लेते अपन। यहाँ तक कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट में, है? अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस देन। तो मान लो एग्जाम्पल, मान लो भाई एक आदमी है, पॉइंट ए से ट्रैवल करता है और पॉइंट ए से चल के ऐसा 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 1 मीटर ऐसा चलता है, 1 मीटर ऐसा चलता है और 1 मीटर ऐसा चलता है और कहाँ पहुँच गया? बी पर। ए से चला और कहाँ पहुँच गया? बी पर। आपसे पूछा जा रहा है कि आप डी बता दो। डी का मतलब क्या है भाई, बताना। पहले डी का नाम बताओ, डी क्या है? गलत बात। डी डिस्प्लेसमेंट है। एक मिनट वापस पूछता हूँ। डी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्टेंस की बात करी अभी तक, तो डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने तुम्हें डी के बारे में कुछ बताया कहीं है? अरे कहीं लिखा है मेरे डी के बारे में? कहाँ लिखा है? ये लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ? तो बताओ क्या है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ बताना है ना आपको। पहले तो देख लो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए पर है। फाइनल कहाँ है? आपको ए से भी जाना है शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू। तो कैसे जाओगे? ऐसे? तो कैसे जाओगे? तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विल बी दिस वे, यस और नो? और इसकी जो लेंथ है एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो भाई सीधा सीधा आंसर हो गया कितना मीटर? 1 मीटर। समझे? एक और एग्जाम्पल दो क्या इस टाइप का? देखो एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो एक आदमी क्या करता है, पॉइंट ए से चलता है ऐसा 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 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी बेटा कितना? 1 मीटर 1 मीटर। कहाँ पहुंच गया? ए से चल के बी पे। वापस से वही सवाल पूछना है कि भाई डी बता दो। तो क्या बता सकते हो? अरे भाई शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चेक कर लो भाई शॉर्टेस्ट पाथ। पॉइंट ए नजर आ रहा है सबको, पॉइंट बी नजर आ रहा है। तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है भाई ये हो गया। देखो ये हो गया, कुछ और हो गया? अब इसको काउंट कर लो कितना हो रहा है। ये कितना? देखो ये 1 है तो ये भी, और ये भी कितना है? तो 1 + 1 + 1 इज हाउ मच? 3 मीटर। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? 3 मीटर। एक क्वेश्चन और दो क्या? मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे लिए भी आएंगे क्वेश्चन, वेट फॉर दैट। एक आदमी क्या करता है, ऐसा 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 चल के घूम फिर के पॉइंट ए से चला और घूम फिर के पता है कहाँ गया? ए पर ही आ गया। यानी ए और बी इस बार क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। फिर से आपसे सवाल करता है डी बताओ। डी क्या बात कर रहे हो? क्यों? इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ विल बी 0। तो उसकी लेंथ क्या है? 0 ही है। 0 आंसर आ जाए। समझ रहे हो? अच्छा, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लग गया। मैंने क्या अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट? ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। क्या मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन चारों प्रॉब्लम में, 3 प्रॉब्लम में? हाँ। तो अभी आप इस लायक नहीं हुए हो कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि उसके लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर की। किसकी? तो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रही बात? अभी हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे थे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस। मान लो एक आदमी पॉइंट ए पर है और वो ऐसे घूम फिर के कहां पहुंच गया बेटा? बी पर पहुंच गया। ए से चल के कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई देखो ये उस आदमी का ना एक्चुअल पाथ है, ठीक है? मैंने बोला कि मेरे पास ना एक छोटी सी स्केल है 1 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है? देखो 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटी सी बनेगी। मैंने स्केल तुम्हें दे दी, आफरीदी, कि जाओ इस लेंथ को मेजर करके लाओ। तो क्या तुम मेजर कर पाओगे?
छोटी सी स्केल है 1 सेंटीमीटर, इमेजिन कर पा रहे हो 1 सेंटीमीटर इतनी बड़ी होती है कि 1 सेंटीमीटर, इतनी सी है। वो किसे नहीं दी मैंने किसको दे दी? वो तुम्हें दे दी और बोला कि भाई ये ए से बी तक का जो पाथ दिख रहा है इस लेंथ को मेजर करके दिखाओ। तो क्या तुम कर पाओगे? शुमामा बोला कर पाएगा। अच्छा वो स्केल किसको दी है मैंने? आपने दी हो, ठीक है। तो तुम कैसे कर पाओगे? कर पाओगे? अभी तो तुम मना कर रहे थे यार। नहीं तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कर पाओगे कि नहीं? टाइम लगे से उससे क्या मतलब है? हो जाएगा ना भाई। कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट जॉब हो जाएगी। कैसे करेंगे? मेरे को दे दो सर, सर आप कर पाओगे? हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं स्केल को यहाँ रखूंगा, ऐसे कट लगा दूंगा, अरे समझ रहे हो? और उसके बाद फिर आगे रख के ऐसे कट लगाता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं कट लगाता चला जाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक वक्त आएगा कि मैं आराम से इसको मेजर कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो मान लो ये कट लगा दी मैंने। गिनने कितने कट लगा दिए? चलो गिनने शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? सो जो 21 सेंटीमीटर आया ये क्या है? एक्चुअल पाथ की लेंथ। डिस्टेंस का नाम मैंने लिया अब तक। डिस्टेंस ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या है। एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस ही बोल दो तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ की क्या है ये? लेंथ। सो दैट एक्चुअल पाथ लेंथ इज सेड टू बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन 3 वर्ड में फिनिश हो जाती है। एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट्स इट। अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करो। कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, अरे बोलो ना, इज सेड टू बी डिस्टेंस। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ की लेंथ, दैट्स इट। यही क्या कहलाती है? डिस्टेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ना ऐसे मेजर किया तो 21 सेंटीमीटर आया। कोई स्टूडेंट आगे बोलता है मैं सर ऐसे मेजर करूंगा, तो क्या 42 आएगा? तो कितना आएगा? 21 ही आएगा। यानी ए से बी मेजर कर लो या बी से ए मेजर कर लो, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इट हैज नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या तुम समझे मेरी बात? भाई डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसको मेजर किस में करते हो? तो भाई मेजर करते हो आप जनरली, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो मानी जाती है, दैट इज मीटर या सेंटीमीटर, मीटर। तो जनरली इसको हम मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है भाई। तो यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं? इनफैक्ट मीटर में। तो एक पॉइंट अगर यहाँ मैं ऐड करूँ तो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी भी क्या हो जाती है? मीटर ही हो जाती है। यानी जो डिस्टेंस की यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट है। तो क्या है भाई पहला पॉइंट? इट हैज नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ए से बी चले जाओ या बी से ए आ जाओ, डिस्टेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। ए से बी जाने में जितनी होगी बी से ए आने में उतनी होगी। होती क्या है ये? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट हैज नो डायरेक्शन, ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। समझ गए? अच्छा अब मुझे बताओ, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको 3 बच्चों वाला ना, बॉय 1 2 3। तो लेट्स गो बैक टू द सेम एग्जाम्पल। इसमें आप मुझे देख के बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? B1 B2 B3? B3 की। क्यों? क्योंकि B3 का एक्चुअल पाथ सबसे बड़ा है। और भाई एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वही तो डिस्टेंस है। तो सबसे बड़ा एक्चुअल पाथ किसका है? उसके बाद और सबसे छोटा? तो कहने इसे कि जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो B3 की है और जो सबसे छोटी है वो B1 की, और उसके बाद B2 की है। समझ गए? अच्छा जैसे हमने एक सिंबल बनाया डिस्प्लेसमेंट के लिए D, वैसे डिस्टेंस के लिए बना ले। तो बताओ क्या बनाए डिस्टेंस के लिए? अब D तो ले लिया ना, अब उसको भी D बोलोगे। एक घर में 2 बच्चे, पहले का नाम रखा सलमान, दूसरे का भी सलमान, तो कुछ पलट के रख दो, दूसरे का शाहरुख रख देते, ठीक है। तो इसको रख दिया हमने S। किससे? S। बट S के ऊपर मैंने कोई एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ गए? अब तुम बोलो सर HC वर्मा में तो X दिया था, और तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने, तो समझ रहे हो ना तुम, तो हमने भाई नोटेशन बनाया, हमने अपने समझने के लिए बनाया कि जब हम नोट्स में लिख के तो हमको पता रहे हम क्या लिख रहे हैं।
इसका ये मतलब है और कुछ भी नहीं। किसी बुक में हो सकता है ये x हो, किसी बुक में हो सकता है कि डिस्टेंस को उसने d से रिप्रेजेंट किया हो। समझ रहे हो कि नहीं? को बोले k से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो कर ले भाई, बट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना k से। तो क्या हो गया भाई? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, ये तो करता ही है, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, इट डिपेंड्स ऑन विच पाथ? एक्चुअल पाथ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, करें कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, या मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप ट्राई करो, उसके बाद फिर अपन सोल्व कर देते हैं उसको। ठीक है, सो लेट मी गिव यू फ्यू प्रॉब्लम्स। तो हियर इज ए प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? हर क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बताना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में बोलूं तो मतलब डिस्टेंस बोले तो s निकालना है, और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो क्या? d निकालना है। इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम, इन दी कौन सी प्रॉब्लम? फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ। लेट्स से प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ ऐसी है कि एक आदमी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, पॉइंट ए से चला, पॉइंट बी पे पहुंच गया। ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। आपको इसमें 2 चीजें बतानी है, एक S और दूसरा D। जल्दी से शुरू हो जाओ, फौरन स्टार्ट करो जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 2। ऐसी बहुत प्रॉब्लम मेरे पास है, आपको बस सोल्व करनी है। संभल के सोल्व करना है, संभल के। S और D। प्रॉब्लम नंबर 3। छह प्रॉब्लम है, ट्राई करो जल्दी सब लोग। भाई सीधा सीधा S बोले तो एक्चुअल पाथ की लेंथ है ना, तो कितना हो गया? 2 + 1 और +2, तो कितना हो गया भाई? 5 हो गया। और D बोले तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। तो सीधा सीधा अगर S की वैल्यू की बात करें तो S की वैल्यू क्या होगी बताओ? ये हो गई 2 + 1 + 2, दैट इज हाउ मच? 5 मीटर। और D क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? पॉइंट A ये है और फाइनल पॉइंट कहाँ है? ये है। तो दिस इज इनिशियल टू फाइनल दिस वे। तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर 1 मीटर आ गया। आया सबका ये? सेकंड क्वेश्चन, S की वैल्यू कैसे भाई? देखो 2 1 2 फिर 1 फिर, तो सबको ऐड कर दो। एक्चुअल पाथ देखा आपने, सबको क्या कर दिया? उठा के ऐड कर दिया। तो S की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 + 2 + 1 + 1, हाउ मच? 7 मीटर आ गई। और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ
भाई तलाश करो ना शॉर्टेस्ट पाथ, ये ए है। हाँ भाई बिलाल, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या है तुम्हारी? 5। कैसे? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो ज्वाइन कर दो। तो ये एरो की लेंथ अपने को बतानी है। ये अपना कितना है? 2। ये कितना है? 2। देखो ये 2 है ना, तो ये भी 2। और ये कितना है? तो दिस इज 2 + 2 + 1 हाउ मच? 5 मीटर। चलो अगला तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। एस की वैल्यू बता दो पहले। एस की वैल्यू 5 और 5 10 और 5 15 और 20 15 और 5 20 20 मीटर। अच्छा डी कितना आ गया भाई? डी 0, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। दैट्स व्हाई द शॉर्टेस्ट पाथ इज हाउ मच? 0। चलो अब चौथा प्रॉब्लम। एक मिनट, डोंट शाउट योर आंसर। आप इसको बना लें, फिर जब आप बना लें तो बोले कि मैंने बना लिया, फिर बताना। ठीक है, डोंट शाउट योर आंसर। एस निकाल लिया सबने? एस आई थिंक एस तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। कितना है बिलाल तुम्हारा एस? 5 + 4 कितने हो गए? 9। और 9 और 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, कितने लोगों ने डी निकाल लिया? इसमें डी कितना है? डी बताओ। 7 गलत है बेटा, 7। और किसने निकाला डी? चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कुछ लोग। डी, अच्छा डी है क्या पहले मुझे बताओ। शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ। तो पहले तो तलाश करो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ है, करे तलाश। तो कहाँ है भाई शॉर्टेस्ट पाथ? इनिशियल पॉइंट। वेयर इज द फाइनल पॉइंट? ये रहा। तो ये है ना वो। हाँ तो निकाल के दिखाओ इसको। जिसने नहीं किया वो कैलकुलेट करके दिखाए कैसे कैलकुलेट करेगा। आपको एक ग्रीन वाला एरो की लेंथ बतानी है बस, बराबर। अब भाई आपको ना ये बतानी है, तो मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि ये 9 मीटर है, तो भाई 9 तो ये है, मतलब ये भी 9 ही है और ये भी 9 ही है। तुम ये बोल रहे हो, तुम बोलते हो 4 मीटर है, तो पता क्या बोल रहे हो कि ये 4 है सर, 4 ही है ना वो, तो ये भी 4 है। ऐसा हो सकता है भाई, 4 से तो ज्यादा रहेगा। तो देखो क्या करेंगे, जस्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसा। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एक पॉइंट को नाम दे दो, लेट्स से सी, तो लुक एट दिस ट्रायंगल ABC, इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सुना होगा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो मेरे को हाइपोटेनस ही निकालना है ना, सो आई कैन से कि AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस बोलो BC का स्क्वायर। अरे है कि नहीं? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बताओ दो मेरे को। अच्छा देखो ये टोटल 5 है, ये टोटल 5 है ना। ये कितना है? ये 2, तो ये 4 है, तो कितना है? 2 ही है ना। देखो ये 5 और ये 2, देख रहे हो? वापस दिखाता हूँ, ये 5 और ये 2, तो ये क्या है? 3। और ये कितना है? तो क्या नहीं इसे कि 3 का स्क्वायर, देख रहे हो, प्लस 4 का स्क्वायर। और भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 + 16 सुना होगा तुमने, 25। तो AB का स्क्वायर जो है ना, AB की वैल्यू आ गई बेटा 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का रूट करेंगे तो क्या मिलता है? 5 मीटर। तो आंसर क्या आ गया? 5 मीटर। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें किसी को? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम नंबर 5। कहाँ से चला आदमी? अच्छा तुमने सुना है सर्कल के बारे में? सुना है? अगर सर्कल की रेडियस बेटा r है, तो इसका जो ये क्या बोलते हैं आप इसको? सरकमफ्रेंस। वो कितनी होती है? 2πr। मैंने बोला भैया आधा सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस पूरी लोगे? आधी लोगे। 2πr का आधा कितना है? πr। तो अगर आधा सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है πr है, समझ रहे हो? और पूरा सर्कल है तो लेंथ कितनी है? 2πr है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सर्कल के ऊपर है कि भाई एक आदमी यहाँ से चल के ऐसे पहुंच गया। ये किसी को ऐसा लग रहा है कोई ऐसे भी चल रहा है, कोई ऐसे भी चल रहा है ना।
एक ही आदमी चल रहा है, कैसे चल रहा है, ए से बी, तो ये एरो क्या है, रेडियस है, कितनी है रेडियस, हाफ मीटर। अब आपको क्या क्या बताना है, एक तो एस बोले तो एक्चुअल पाथ की लेंथ, तो एक्चुअल पाथ तो क्या हो गया, आधा सर्कल, और आधा सर्कल 2 पाई आर के पाई आर, तो आंसर तो आ गया सीधा सीधा बेटा पाई आर, बट आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, रेडियस दैट इज 1/2, तो आंसर आ गया π/2 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? अब आपसे पूछा जा रहा है भाई डी भी बता दो, क्या बता दो, डी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। अब पहले शॉर्टेस्ट पाथ तो तलाश करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ए, और फाइनल तो क्या हो गया, ये हो गया इधर, तो कहाँ है शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट भाई, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट दिस वे। सुना है तुमने कभी इसके बारे में, कभी सुना कि ये सर्कल है, ये कुछ बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू रेडियस की डबल होती है। तो भाई क्या आ गया आंसर, बताओ जल्दी मेरे को, आंसर क्या आ गया बोलो, तो ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हो गया, डायमीटर बोले तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना है 1/2 टू कैंसिल, तो कितना आ गया 1 मीटर। चमका तुम्हें? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले डी बता दो, चलो 4 डी 0, एग्री एवरीबडी, क्यों 0 भाई, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए ही है, यानी ए और बी क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, सो व्हाट्स द शॉर्टेस्ट पाथ 0, तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ भी 0, बट क्या एस यानी डिस्टेंस भी 0, तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, आधा चक्कर काटा के पूरा, तो पूरा सर्कल के आधा सर्कल, और पूरे सर्कल की लेंथ क्या है 2 पाई आर, आर कितना है 4, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिख देता हूँ, एस की वैल्यू 2 पाई आर, आर बोले तो 4 और 4 2 8 पाई मीटर, ये आंसर आ गया। आया समझ में? कर पाओगे इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, घर से करके लाना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, नहीं भाई प्रॉब्लम नंबर 7, एक व्हील है, व्हील समझते हो, टायर मान लो, मैंने क्या किया, इस व्हील को ना रोल करा दिया, ये रोल कर रहा है, रोल समझते हो, रोलिंग मोशन एक टर्म है जो कि रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया रोटेशनल मोशन कब पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन यहाँ पे आया था, ठीक है, देखा ना तुमने, तो बट उसमें एक मोशन होती है, उसका नाम है रोलिंग मोशन, खैर छोड़ो वो, बट प्रैक्टिकल बात करो, बाइक का टायर चल रहा है, तो बाइक का टायर क्या की जो मोशन होती है, क्या बोलोगे उसको तुम, वो रोटेट भी कर रहा है, हाँ मतलब घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ये बोलो आप, आसान भाषा में बोलो भाई, घूम भी रहा है और इसको बोलते हैं रोल करना, रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन? तो एक टायर है, वो बेचारा चल भी रहा है और साथ साथ घूम भी रहा है, घूमता हुआ चल रहा है, रोलिंग मोशन। क्या नाम दिया इसका मैंने? रोलिंग मोशन। हालांकि इस मोशन को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इन दी चैप्टर रोटेशनल मोशन, ठीक है, बट फिलहाल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाई देखो घूम भी रहा है और चल भी रहा है। मैंने क्या किया, इस टायर पे यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, येलो कलर से लगा दिया, मान लो चलो येलो कलर से, व्हाइट कलर का था ये, येलो कलर से डॉट लगा दिया। तो जब ये डॉट लगा दिया तो ये डॉट यहीं रहेगा, तो क्या करेगा ये डॉट? ये भी चांद साथ साथ चलेगा। भाई कुछ टाइम के बाद ये डॉट यहाँ पहुंच गया होगा, बट यहाँ थोड़ा ही दिखेगा वो। देखो अगर ये से गोल गोल यहीं पे घूमता रहता तो डॉट यहाँ से यहाँ दिखता, फिर यहाँ से यहाँ दिखता, यहाँ से यहाँ दिखता, यहाँ से यहाँ दिखता, तो मैं बोलता हूँ एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। एक रोटेशन समझते हो? एक रोटेशन, भाई एक डॉट यहाँ लगाया, मान लो ये टायर खाली घूम रहा है, इस एक्सिस के मोड वाले से घूम रहा है, समझ रहे हो? तो आपने डॉट यहाँ लगाया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने का क्या मतलब है, एक रोटेशन कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि डॉट ऐसे घूम के वापस आ गया। जितने टाइम में डॉट घूम के वापस आ गया उस टाइम का नाम हम देते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? खैर ये बातें अलग आगे करेंगे। फिलहाल जब ये देखो अगर डॉट लगा देता और ये घूमता रहता ऐसा, तो पक्की बात है ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाता। हम इसको बोलते हैं एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? जब ये यहाँ से यहाँ जाता तो एक रोटेशन बोलते तुम, तो क्या बोलते? हाफ रोटेशन। अरे है कि नहीं? जब ये यहाँ से यहाँ गया तो कितने रोटेशन? 1/4।
अरे ये बोलोगे ना, यहाँ पे क्या बोलोगे हाफ, और यहाँ पे क्या बोलोगे वन कंप्लीट रोटेशन। क्या समझ रहे हो? तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बॉडी है यानी एक व्हील है, वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। हियर इज ए पॉइंट, कॉल इट एज पी, डॉट को पी बोल दिया। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन हाफ रोटेशन। कितने रोटेशन में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन वन कंप्लीट रोटेशन। कौन सा रोटेशन? तीसरा सवाल पूछूं मैं यहाँ पे, फाइंड डिस्टेंस traveled by P in one complete rotation। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। इसको आप चाहकर भी कैसे भी कर नहीं पाओगे ना, ये आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है लिख दो, रोटेशनल मोशन। तो तुम कर पाओगे इसको? अभी तो तुम काइनेमेटिक्स का नहीं सोल्व कर पाएंगे, तो ये कर पाएंगे नहीं। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, रोटेशन में जब पढ़ेंगे तब इसको सोल्व करेंगे। बट ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का नहीं है। तो काइनेमेटिक्स के दो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। इसको आप सोल्व कर सकते हो, घर से सोल्व करके लाना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। क्वेश्चन पहले बताओ समझ में आया क्या? आधे रोटेशन में ये कहाँ जाएगा? ऊपर। बट वो तो तब जाता ना जब ये गोल गोल घूम रहा होगा अपनी जगह। अब ये गोल गोल घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो क्या ये पॉइंट यहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? थोड़ा आगे। अरे भाई ये पहिया थोड़ी देर के बाद बेटा यहाँ पहुंच जाएगा। ये क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, यस और नो। कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। अरे बोलो ना। तो ये जो डॉट है तुम्हें लगता है कि आधे रोटेशन में यहाँ आएगा? हाँ, ये कंफर्म है कि टॉप पे जाएगा। बट क्या यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये। अब इतना हिंट दे दिया, घूमता बहुत क्या मैं सोल्व कर दूं क्या? आप जा। अरे समझे? करके लाओगे सोल्व इसको, घर से ट्राई करके लाओगे, यस और नो। एक क्वेश्चन यहीं पर आपको करना है, ये मैं दे देता हूं आपको। एक बच्चा है, वो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ही वांट टू जंप, और उसको ना यहाँ पे पहुंचना है, जंप करना। ये पॉइंट ए है और ये कौन सा पॉइंट है? बी। और ये लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 3 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है वो है 4 मीटर। तो आपसे दो सवाल कर रहा है, फाइंड, पहला क्वेश्चन डी समझ गए सब लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड एस बोले तो वो बोला है गया कि इस आदमी ने ना जंप किया, जंप, बॉयज जंपिंग फ्रॉम ए टू बी। अब आपको पहला सवाल है डी बताना है और दूसरा सवाल है एस बताना है। चलो अभी करो सोल्व सब लोग। डी आ गया शुमावन तुम्हारा? दोनों क्वेश्चन हो गए? हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लेक्चर में नहीं आया बेटा अभी तक? आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ।
हाँ भाई आया किसी का डी, डी भी नहीं हुआ है, डी आया कि नहीं भाई? डी क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ तलाश कर लेते हैं। कहाँ तलाश करें? ए से बी, ए यहाँ से देख रहे हो, ए यहाँ से ये, तो ए ऐसा, तो अपने को ये निकालनी है। तो फिर ये किसका याद दिला रहा है आपको? पाइथागोरस का। तो भाई वापस से इसको डी बोल दिया, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ, समझते हो ना, ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस कितना है? 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 3 का, तो वही आ गया। तो सर 16 + 9 होता है 25, 25 का रूट इज हाउ मच? 5 मीटर आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कितने लोगों ने एस निकाल लिया? रेज हो रहा है एस, कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? क्या निकाला एस बिलाल तुम? 7 आ गया। कैसे? कैसे आया 7? तुम्हारा कैसे आया भाई? कैसे आया तुम्हारा 7? तुम्हारा कुछ और आया? हाँ 5 आया। ए टू भी गया है, मतलब ऐसे ऐसे सुपरमैन की तरह। मैंने बोला मैन इज बॉय इज जंपिंग, है ना? मैंने बोला बॉय जंप करके गया। तो तुम 7 क्यों बता रहे हो बिलाल? 7 कितने लोग आया पहले ये बताओ? क्यों बता रहे हो तुम 7? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ। तो मतलब तुम ऐसा मान लियो कि ये आदमी, ये बच्चा पहले से नीचे गिरा, फिर ऐसे चल के आया, मतलब पहले से लटका, उसने देखा बहुत हाइट है 3 मीटर, तो हालत खराब हो जाएगी, तो उसे लटक के गिरा ना। फौजी गिरता है ना लटक के, वो इंस्ट्रक्शन दे जाता है बड़ी दीवार है तो खड़े होके कूदोगे, तो क्या करोगे? बड़ी दीवार से पहले लटक जाओ, लटक के आपकी हाइट मतलब कुछ ना कुछ मिनिमाइज कर दो उसको डिस्टेंस, तो फिर कूद। तो तुम ये सोच रहे हो कि ये ऐसे लटका, गिरा और चल के आ गया। तो अगर ये ऐसा होता तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, समझ रहे हो बिलाल? तो मतलब 7 मीटर बताया ना भाई। 7 मीटर तब आता जब ये ऐसे लटक के नीचे गिरता और चल के आ जाता। मैंने तुम्हें बताया ऐसे लटक के गिरा और चल के आया। तुम 5 मीटर बता रहे हो, तो तुमने क्या मान लिया? तो सुपरमैन है, ऐसे उड़ के आ गया। तो क्या मैंने बताया कि ऐसे उड़ के आया? हो सकता है कि ये वो सर्कस मैन हो ना, इसने थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे पहुंच गया हो, ऐसा कुछ करके। डू यू नो द एक्चुअल पाथ हियर? नो वन नोज द एक्चुअल पाथ। कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस? नेवर। कभी इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बट इतना कंफर्म है कि जो इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी, वो मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि भाई इसकी डिस्टेंस ना या तो 5 मीटर होगी या 5 से 100% बड़ी होगी, बस इतना बोल सकता हूँ। इससे ज्यादा भी कुछ भी नहीं बोल सकता। जब तक मुझे इस आदमी का एक्चुअल पाथ नहीं पता लगेगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? तो तुमने अपनी कहानी बनानी स्टार्ट कर दी इस क्वेश्चन में। कुछ लोग मान रहे ऐसे आया, कुछ लोग मान रहे ऐसे आया। मैंने बताया कैसे आया, मुझे खुद नहीं बताया। सो कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन दिस केस? द आंसर इज नो। हाँ बस इतना बता सकता हूँ कि एस जो भी होगा वो या तो कम से कम 5 मीटर होगा। तो 5 मीटर का तब होगा जब ये ऐसे आएगा, हाँ शॉर्टेज, या फिर 5 से ज्यादा होगा। 5 से ज्यादा कितना हो सकता? क्या पता ये वो शक्तिमान बनेगा। शक्तिमान तो सुना भी नहीं होगा तुमने, पता नहीं। ये शक्तिमान तो हमारे टाइम में आया करता था, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आ गया। शक्तिमान सुना तुमने? वो मेरे जमाने का सुपर हीरो रहा है वो। मेरे जमाने मतलब जब मैं छोटा था, ठीक है। अभी तो पता नहीं कौन कौन से सुपर हीरो चल रहे हैं। तो ये आ गया भाई, ठीक है। आया समझ में आपको ये? अच्छा एक और इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। The relation between S and D. Now let's talk about the relation between किस के बीच में? S and D. शॉर्ट में लिख रहा हूँ S। S का मतलब, D का मतलब मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। हम S और D में रिलेशन देखने जा रहे हैं, यानी कब ये दोनों एक दूसरे से बड़े होंगे, कब एक दूसरे के बराबर होंगे, कब कौन छोटा होगा, एंड सो ऑन। तो पहला केस बनाता हूँ मैं। मान लो एक आदमी क्या करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पॉइंट ए से चल के एकदम सीधा सीधा चल के, दौड़ के, भाग के, कैसे भी कहाँ पहुंच जाता है? डी पे।
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, इस सिचुएशन में क्या बोलते हो? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ना ए पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया, लेट्स से एक स्टेप मेरा मान लो 1 मीटर का, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, एंड आई स्टॉप। तो यू टेल मी व्हाट्स माय डिस्टेंस? 3 मीटर। व्हाट्स माय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? 3 मीटर। इस केस में एस ओ डी दोनों इक्वल है। एग्री एवरीबॉडी? यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो एस ओ डी हमेशा दोनों एक दूसरे के बराबर। ये मोशन कौन सी कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एस और डी बराबर होंगे? क्या हमेशा बराबर होंगे? नहीं। क्या एस और डी हमेशा बराबर होंगे मोशन में स्ट्रेट लाइन में? आंसर इज व्हाट? यस और नो? अच्छा, इसमें बराबर है कि नहीं? चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ ना, ध्यान से देखो। मान लो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आई मूव 1 स्टेप, देन 2nd स्टेप, देन 3rd स्टेप, एंड आई मूव 1 स्टेप बैक एंड आई स्टॉप नाउ। कितने स्टेप चला मैं? तो कैन यू टेल मी माई डिस्टेंस? 4 मीटर। कैसे? 3 + 1 4 मीटर बराबर। आपसे पूछो मेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, शॉर्टेस्ट 2 मीटर। कैसे? इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट वहां है कि यहाँ है? तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो इतना सा बना, 3 बना है। 3 मीटर है, ये 2 मीटर है? 2 मीटर है। तो इस केस में मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है। अरे स्ट्रेट लाइन ही ना भाई, मैं पहले 3 स्टेप आगे गया, 1 स्टेप पीछे आया, तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है ना? वो बात अलग है, मेरा चेहरा उधर ही है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मतलब जा तो रहा हूँ ना इधर में, तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है। बट इस केस के अंदर डिस्टेंस 4 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। तो क्या ये बात हमेशा ट्रू होगी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एस और डी हमेशा बराबर होंगे? आंसर इज नो। तो कब बराबर होंगे? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो और जो डायरेक्शन है, यानी जो मोशन की डायरेक्शन है, जो आदमी ट्रैवल कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। मान लो मैं चलता मैं थोड़ा सा ऐसे घूम जाऊं ऐसे, तो भाई एस तो ये हो जाएगा और डी हो जाएगा ये वाला। तो कौन बड़ा हो गया? एस बड़ा हो गया। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात? यानी एस और डी इक्वल कब होगी? इक्वलिटी होल्ड if the motion is along a straight line and the particle or the object does not change its direction of motion। यानी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करे, तब हमेशा एस और डी बराबर होंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड इफ, क्या लिखो बताओ? मोशन इज अलोंग ए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, स्ट्रेट लाइन, एंड ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल डज नॉट, बोलो, चेंज इट्स, does not change its direction of, अरे बोलो भाई, मोशन। यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करे और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करे। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, लाइक पीछे चलने लगे, तो अब एस बड़ा हो जाएगा, या थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाए तो भी एस बड़ा हो जाएगा। तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? एस विल बी इक्वल टू डी कब होगा? जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा पॉइंट, मान लो एक आदमी पॉइंट ए से चल के ऐसे पहुंच गया बी पे, तो भाई एस तो ये हो गई, डी भी ये हो गया, तो डी क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला हो गया डी। तो अब खुद देख के बता दो कौन बड़ा है? एस। साफ साफ दिखाई दे रहा है एस इज ग्रेटर देन डी। यानी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 100% ये बात श्योर है कि एस किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। तीसरा पॉइंट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एस डी से छोटा हो जाए? इज इट पॉसिबल कि एस डी से छोटा हो जाए? अगर ये हो गया ना, तो पता आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोलो कि एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से छोटा हो गया। अरे शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। आप ये बोलो कि कोई पाथ है उससे भी छोटा है, ऐसा होगा? अरे सब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एस कभी भी डी से छोटा नहीं होगा, तो ये चीज कभी भी वैलिड नहीं होगी। सो एस कैन नेवर बी लेसर देन डी।
समझ में आ गई बात? तो 3 पॉइंट हमको समझ में आ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन एस एंड डी में, कि एस डी के बराबर भी हो सकता है, एस डी से बड़ा भी हो सकता है, बट एस डी से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो अगर क्रक्स ऑफ द मैटर निकले, देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर क्या निकला ना, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? तो ओवरऑल रिजल्ट निकला कि एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, यानी एस या तो डी से बड़ा होगा, यानी डिस्टेंस या तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, बट इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो पहली कंडीशन है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज ना करे। अगर कर गया ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, तो फिर वापस से एस किससे बड़ा हो जाएगा? डी से बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड डी। अब जितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए, 6 के 6 प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में देख लो आप, या तो एस बराबर होगा डी के, या एस बड़ा होगा। देख लो चाहे कहाँ है भाई प्रॉब्लम में, गो बैक, इसमें देखो एस क्या है भाई, देखो ना, बताओ ना, देखो 5 और डी बड़ा है ना, और इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, बोलो इसमें भी सब भी तो बड़ा है, तो इक्वल कहाँ होगा? जब मैं बोलूँ एक आदमी 5 मीटर ऐसे चला, बस रुक गया चल के, तो उसमें एस और डी दोनों बराबर हो। समझ रहे हो? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या आता है भाई? पढ़ के सुनाओ क्या है। लेट्स गो बैक टू द पेज नंबर 2। क्या है? वेलोसिटी एंड स्पीड। सो नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू डिफाइन वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी। देखो टाइम देखो क्या हो गया, 15 मिनट। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी नाउ। करें स्टार्ट करें वेलोसिटी। देखो आपको एक चीज बताऊं, ये जो मैकेनिक्स का पार्ट है ना फिजिक्स में, इसमें आप जितने अच्छे से चीजों को फील कर पाओगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका चैप्टर, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसमें फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते सर, ये सबके साथ है प्रॉब्लम, ठीक है? तो न्यूमेरिकल सोल्व किन के होते हैं फिर? अरे किन के तो होते हो, किसी के तो होते होंगे ना, तभी तो मार्क्स आते हैं लोगों के। 170 आ गया फिजिक्स में नीट में 180 में से, बहुत बड़ी बात है। तो आ गया तो मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे उसने, तभी आया होगा। तो क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को देख, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने क्वेश्चन को देखा, अगर आप क्वेश्चन को 50% अगर क्वेश्चन को समझ पाए ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 50% प्रॉब्लम तो उधर ही सोल्व हो गया। तो पूरी मैकेनिक्स में अगर आप फील करोगे कि हाँ भाई देखो ये आदमी ऐसे चल रहा है, ये से उछल रहा है, पूरी मैकेनिक्स में आप ये चीजें फील कर सकते हो आराम से। बट एक पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, सेकंड सेक्शन लिखा था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो क्लास 12 का पार्ट है, क्लास 12 एनसीईआरटी का। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे चैप्टर है, क्या मेजोरिटी सारे चैप्टर ऐसे हैं, यहाँ पे फील करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बात होती है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की। देखा तुमने इलेक्ट्रॉन जा रहा था सर हमारी सड़क पे था, हमने पकड़ के रख लिया घर में, देखा किसी ने इलेक्ट्रॉन? देखा नहीं, बट आदमी चलते फिरते देख रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अब आगे एक चैप्टर आएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फोर्स लग रहा है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, पुली, रस्सी को खींच लिया, पकड़ लिया, ऐसा कर लिया, तो समझ में आता है वो, है ना। बट इलेक्ट्रॉन को चलते हुए नहीं देखा आज तक की। आपने सुना होगा प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन, कभी सुना? चलो कोई बात नहीं। तो एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम है? द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। आज की क्वांटम फिजिक्स ये बोल रही है यू कैन चेंज योर पास्ट, यू कैन चेंज योर। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब ये कैसे? तो अकल में आने वाली बात लग रही है कि कल मैं अपने पास कुछ, मैं पहले कहाँ पढ़ते थे, कोई स्कूल में पढ़ता था मैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस में पढ़ता, दिल्ली में सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता, ठीक है। कैन यू चेंज योर पास्ट? तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? क्वांटम फिजिक्स बोले यू कैन चेंज योर पास्ट, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, बट ये पॉसिबल है, ठीक है। क्या इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स? और मैं किसकी बात कर रहा था अभी? क्वांटम की। तो क्वांटम हमको स्टडी नहीं करना है। तो जहाँ क्वांटम आती है वहाँ पे, जहाँ पे लोगों की सोच बंद हो जाती है, वहाँ पे क्वांटम स्टार्ट होता है। फीनमैन का नाम सुना तुमने? फीनमैन, आइंस्टाइन का तो सुना ही है,
आइंस्टाइन से बड़े फिजिसिस्ट माने जाते फीनमैन। फीनमैन लेक्चर इन फिजिक्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको फीनमैन सर के लेक्चर मिल जाएंगे ब्लैक एंड वाइट वीडियो में, काफ़ी पुरानी वीडियो मिलेंगी, तो सुन सकते हो क्या बोलते हैं, बट शायद कुछ भी ना समझ में वो बोल के आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें करते हैं। उनको बहुत बड़ा फिजिसिस्ट माना जाता है, मतलब आप आइंस्टाइन से बड़ा बोल दे तो समझ सकते हो ना। हमारे में फेमस तो आइंस्टाइन ही है, बट जो लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो फीनमैन को मच बेटर मानते हैं एज कम्पेयर टू आइंस्टाइन। तो वापस आते हैं अपन वेलोसिटी पे, ठीक है। तो हम कितने सौ साल पुराना फिजिक्स पढ़ रहे हैं पता है तुम्हें? कई सौ साल पुराना, कई सौ साल पुरानी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं हम। मैंने भी बचपन में यही पढ़ी थी, मेरे टीचर ने यही पढ़ाया वेलोसिटी में, और मेरे टीचर ने भी यही पढ़ा था उनके बचपन में। तो हम लोग बहुत पुराना और बहुत आसान वाला फिजिक्स पढ़ते हैं। जो तुम्हारे सिलेबस में ना, पहले तो ये दिमाग में डाल लो, जो फिजिक्स तुम पढ़ते हो वो इजीएस्ट है, बहुत आसान वाला है। मैंने बोला हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, मैंने बोला एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो पता हम क्या मानते हैं भाई? प्रैक्टिकली तो बॉल को, मान लो तुमने एक मैदान में खड़े हो, बॉल को ऊपर फेंक दिया, आंधी तूफान चल रहा था, तो बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी क्या? तो कैसे जाएगी? और भाई ऐसे कोई कुछ भी पता नहीं कहाँ जगह आके गिरेगी। इसको हमारे बस का स्टडी करना 12th लेवल पे। तो पता हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं बॉल को ऊपर फेंका, कोई हवा का झोंका नहीं चल रहा है, बॉल जैसे गई थी वैसे ही आ गई, ऐसा हम मान के स्टडी करते हैं। तो बताओ हम आसान चीज बना के स्टडी कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिक्स को स्टडी करना तो मुश्किल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? एजम्पशन मान रहे कि भाई कोई हवा नहीं चल रही, जिस लाइन से गई उसी लाइन से वापस आई। अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसको स्टडी नहीं करूंगा, मैं तो उसी को करूंगा जिस लाइन से गई है उसी लाइन से वापस आएगी। आपके पूरे फिजिक्स में ये स्टडी करना है। थोड़ा सा अगर वो बोलते कि नहीं हवा पानी भी चल रहा था तो वो प्रॉब्लम हो जाती है जी एडवांस की, वो नीट में आज तक आई भी नहीं। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो वो इससे आसान, फिर मतलब फिर तो मत पढ़ो, फिर तो बॉल को मत फेंको, फिर तो ऐसा हो गया, समझ रहे हो? इससे आसान फिजिक्स है नहीं। तो इतना आसान फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? तो पहले दिमाग में बैठा लो कि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं बहुत ही आसान वाला फिजिक्स है। अब जब इतना आसान फिजिक्स, तो भाई इतना तो बनता है कि इतना तो समझ में आए। नीट वाले बोल रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो समझ में आ जाए जितना, अब इससे आसान और क्या बना के दे। कुछ लोग बोलते हैं सर हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, फिजिक्स में क्या इतना सब्जेक्ट क्यों रखा है? ऐसा लगता है ना बहुत सारे लोगों को। तो काफी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की। इनफैक्ट ऑप्टिक्स में तो बहुत ज्यादा आता है ऑप्टिक्स के अंदर। चले भाई स्टार्ट करें वेलोसिटी। तो देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा अब फील करने की कोशिश करो वेलोसिटी क्या है। मैं बता नहीं रहा हूँ वेलोसिटी क्या है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बताओ मेरी वेलोसिटी क्या है? देखो सबको पता है, अरे यही है ना भाई। मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या करूँ बट कुछ कर रहा हूँ ऐसे। तो तुम मुझे बताओ क्या मेरी वेलोसिटी जीरो है? जीरो तो नहीं है, सबको पता है कुछ ना कुछ है। बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। क्या बोला भाई तुमने? बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत कम बोला ना। अब मैं कुछ ऐसे करने लगूं, मान लो मैं यहाँ पे था, ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, तो बताओ मेरी वेलोसिटी कम है कि ज्यादा? ये फीलिंग सबको आ रही कि हाँ वेलोसिटी जीरो का मतलब, वेलोसिटी ज्यादा का मतलब, वेलोसिटी कम का, अरे हो रहा है कि समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में वेलोसिटी है क्या, डिफाइन कैसे करें? फील तो आप कर रहे हो कि हाँ अच्छा ऐसे चल रहा है, तो डिफाइन कैसे करूं? तो लेट मी डिफाइन। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो बताओ मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ? यस बोल रहे हो भाई? वापस पूछता हूँ, वापस है ना, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं रेस्ट पर हूँ, यानी मेरी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। अगर मैं पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करूँ, धीरे धीरे चेंज करूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरी वेलोसिटी, बोलोगे सर बहुत कम वेलोसिटी, आप यही बोलोगे ना। और अगर मैं पोजीशन को तेजी से चेंज करूँ तो ज्यादा वेलोसिटी है। तो हाउ यू डिफाइन द वेलोसिटी?